So hello and very good morning dear students. Welcome to the day 34 of 111 series of JEE 2026. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स का लेक्चर 1 और इसके अंदर सबसे पहले जो काम किया था वो किसने किया था, क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज जॉन डाल्टन ने किया था। और डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी। और डाल्टन की जो थियरी थी उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले बताई थी कि every element consists of a very small indivisible मतलब बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से बनी हुई है कोई भी बॉडी, और इसी को नाम दिया उन्होंने एटम। ठीक है, तो एटम के बारे में वो ऐसा कहते थे कि द शेप and size of all atoms are identical। मतलब उनका सबका शेप और साइज वगैरह जो होता है वो आइडेंटिकल होते हैं। दे कैनॉट बी सब डिवाइडेड, राइट। फिर दूसरा इन्होंने बोला था कि भाई एवरी एलिमेंट has these atoms comprises in a whole number। मतलब अगर आप देखो तो वो नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर वो मतलब होल नंबर जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसने बताया था। ठीक है, अब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। Atoms can neither be created nor destroyed। ये एक चीज़ इसने बताई थी। अब ये एटम कैसा होता है ना, तो ये अब सारे लोगों ने इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहा कि साला इसमें होता क्या होगा, एटम कैसा दिखता होगा। तो एक तुक्का मारा था किसने, थॉमसन ने क्या तुक्का मारा था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था भाई, थॉमसन का सबसे पहला तुक्का ये था कि ये प्लम पुडिंग मॉडल पता होगा आपको, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और ये जो है वो वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो है ये प्लम्स जो थे ये उसने बोला था दीज आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, है ना। ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को डेपिक्ट करता है, नेगेटिवली चार्ज को डेपिक्ट करता है। जैसे इसके सीड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को डेपिक्ट करते हैं, और इसका जो पल्प वो पॉजिटिव चार्ज को डेपिक्ट करता है। ठीक है, तो सीड्स और पल्प के फॉर्म में इसने ये चीज़ बताई थी। और इसने ऐसा बोला था कि भाई पूरे वाटरमेलन के अंदर जिस तरह से जो पूरा पल्प होता है, रेड कलर का जो पल्प होता है वो फैला हुआ होता है, वैसे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए होते हैं और जो भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो सीड्स की तरह ऐसे, और ये सारी चीज़ें स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। अच्छा, इसने बोला था कि एटम इज़ न्यूट्रल, ये बताया था इसने, एटम इज़ न्यूट्रल। और इसका एस्टिमेटेड रेडियस ऑफ एटम जो था वो एस्टिमेटेड रेडियस ऑफ एटम जो था वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में था। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला था द चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा उसने बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में कोई इतनी खास जो नॉलेज था वो इसने हमें दिया नहीं था। स्टेबल कैसे रह सकते, मतलब अगर आप सोचो तो थोड़ा बहुत भी अगर कभी भी चार्ज पहले तो स्टेबल रह नहीं सकते। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है
ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। क्यों? अगर आप एक चार्ज को हिलाओगे तो सबके फोर्सेस हिल जाएंगे और सब दर 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 होकर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो इसने बात की थी वो गलत थी, ठीक है। चार्जेस कैन नेवर स्टे इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसीलिए स्टेबिलिटी की जो बात थी वो इनकी थोड़ी बहुत गलत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन स्टेबिलिटी, there was a question mark on stability of atom, स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे क्वेश्चन मार्क था, तो वो नहीं समझा पाया था, है ना, ये वाला मॉडल नहीं समझा पाया था स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया, और उसके अंदर जो रुदरफोर्ड थे उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जिसे बहुत फेमस हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव करा था, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, और उसके ऊपर से रुदरफोर्ड ने बहुत अच्छी चीज़ें बातें करी कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं किस तरह से गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। तो इस तरह से एक जिंक सल्फाइड की एक शीट इस तरह से कर्वेचर के अंदर सेट की गई, और यहाँ से एक पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर, बहुत पतली थी ये, इसकी थिकनेस विकनेस वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल है और इसकी थिकनेस वगैरह अपने को पूछी जाती है, विच इज़ 2.1 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ से जो सोर्स जो निकाल रहा था वो बिस्मथ था, बिस्मथ 83214, ठीक है। ये क्या था हमारा? अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसिंग सोर्स था, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसिंग सोर्स था। इसकी एनर्जीज पूछी जाएगी कितनी थी, तो कुछ 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 keV की एनर्जीज यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। आई थिंक MEV थी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट keV। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जीज दी हुई थी, ठीक है। इतनी एनर्जी से निकल, क्योंकि बिस्मथ है, रेडियो एक्टिव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी से निकालते थे। अल्फा पार्टिकल्स कुछ ऐसे जा रहे थे, ठीक है। ओके, सो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की थिकनेस थी इसकी, पूछा जाता है। -7 मीटर। और यहां पर जो था वो क्या कह सकते हैं, एक लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड is used to detect the presence of alpha particles after scattering, ठीक है। तो स्कैटर होने के बाद मतलब अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जाके स्कैटर हुए यहाँ से ऐसे, और अलग अलग जगह पर वो स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस करने लगे, और यहाँ पर डिटेक्ट स्तर से अपने को पता चला कि कहाँ कहाँ पे स्किंटिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल वो ऐसे भी बाहर आए, ठीक है, ऐसे भी गए, इधर भी ऐसे भी आए, ठीक है। तो इस तरह से अपना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए फाइन कोलिमेटेड बीम इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, और उसके बाद देखा तो स्किंटिलेशंस थे। यहाँ पर रिसीवर इस तरह से डिटेक्टर एक बनाया हुआ था, डिटेक्टर के अंदर एक माइक्रोस्कोप था, है ना, तो इसको हम लोग डिटेक्टर भी कहते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज डिटेक्टर। डिटेक्टर को ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, इसके ऊपर देखा जाता है स्किंटिलेशंस कहाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। मज़े क्या थे कि यार यहाँ पे भी मिल रहे थे, इसका मतलब ये, अब इसका मतलब आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो भी आपके जो एटम्स है वो इतने बड़े होंगे कि अल्फा पार्टिकल खुद एक बड़ा है, मतलब अल्फा पार्टिकल आप समझो इट्स हीलियम का न्यूक्लियस। अब उस हीलियम का न्यूक्लियस वो खुद बड़ा है, राइट, और वो खुद मतलब ऑलमोस्ट समझो उसके अंदर एक हीलियम का न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। और ये जो गोल्ड है, अगर आप इसके हिसाब से देखो, कि ये सब ऐसे पूरे वॉल्यूम के अंदर फैले हुए हैं, अगर ऐसा मानो
है ना, तो इतना पूरा अल्फा पार्टिकल जो है वो उसको टकरा के रिटर्न नहीं आएगा, उसको ऐसे मार के चला जाएगा। अगर एक एक प्रोटॉन छुट्टे छुट्टे रखे हुए होंगे तो अलग अलग प्रोटॉन रखे हुए होंगे तो मार के चला जाएगा। तो यहाँ से कुछ बढ़िया से कंक्लूजन्स निकलने वाले थे। जो कंक्लूजन देने वाले थे कौन? रुदरफोर्ड देने वाले थे, क्योंकि रुदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। अब कुछ 0.14% ऑफ ऐसे थे जो ग्रेटर देन 1 डिग्री का, ग्रेटर देन 1 डिग्री 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो ग्रेटर देन 1 डिग्री पे स्कैटर हो रहे थे। ये एनसीईआरटी का डेटा है, याद रखना है। और 1:1 हर 8000 में से एक ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर स्कैटर कर रहा था। तो 8000 में से एक ऐसा था जो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर स्कैटर कर रहा था। और 0.14% ऑफ द टोटल इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटरिंग ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये कुछ डेटा है, हम लिख रहे हैं फर्स्ट डेटा है 0.14% shows the scattering greater than 1 degree and 1 of 8000 shows scattering angle greater than 90 डिग्री। मतलब 8000 में से एक ऐसा था जो 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहा था। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा ये वाले स्कैटर कर रहे थे, वैसे बहुत कम थे। ठीक है, और ज़्यादातर का मास कहाँ पे था? ज़्यादातर तुम्हारे ऐसे स्ट्रेट अवे जा रहे थे, इधर ही निकल रहे थे सारे। मतलब ज़्यादातर तो आपको इधर ही मिल रहे थे, सब इधर ही मिल रहे थे, राइट। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। अब इसके ऊपर से कुछ चीज़ें बताने वाले थे कौन? रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो थे वो कुछ चीज़ें इस पे से बताने वाले थे। उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए। कंक्लूजन्स क्या दिए? सबसे पहला रदरफोर्ड का कंक्लूजन देख लेते हैं। पहले स्कैटरिंग एंगल वर्सेस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड का एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, एन वर्सेस थीटा। ठीक है, एन वर्सेस थीटा का ग्राफ है और यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर भी देख लेंगे। चलो, तो बेटा एन वर्सेस थीटा का ग्राफ हमने देखा, तो जैसे जैसे तुम्हारा थीटा बढ़ रहा था, जैसे जैसे तुम्हारा थीटा बढ़ रहा था, ये ग्राफ जो है वो इस तरह से कम हो रहा था। मतलब ये ग्राफ ऐसे आता है। अभी रिसेंट एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 180 डिग्री तक जाता है ना, 0 डिग्री से लेकर अप टू 180 डिग्री तक ये थीटा एंगल का वेरिएशन है, स्कैटरिंग एंगल। और ये एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर से क्या चीज़ पता चली? इसके ऊपर से ये चीज़ पता चली कि मेजर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स कहाँ पे? 0 डिग्री पे बहुत सारे पार्टिकल्स है स्कैटर्ड वाले जो 0 डिग्री के आसपास ही है। मतलब ये आप 1 डिग्री तो देखो, ये 1 डिग्री आप देखो, है ना, बहुत ही कम। 1 डिग्री भी नहीं होगा, ये 180 डिग्री है, मतलब 30-30 डिग्री होगा। तो आप समझो 1 डिग्री तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। जो हमने पीछे बात की थी कितना, 0.14% ही ऐसे थे जो 1 डिग्री का स्कैटरिंग बता रहे। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वो स्कैटरिंग, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो है वो कम होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिक्रीजेस एब्रप्टली। आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी ऐसे होते हैं ना, एब्रप्टली with respect to the variation in scattering angle, with respect to the variation in scattering angle, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। जब आप बेटा यहाँ पे बहुत दूर से कोई एलिमेंट जा रहा होगा तो ये तुम्हारा वो जेड ई चार्ज जितना तुम्हारा पॉजिटिव, एक ऐसा समझ सकते हैं न्यूक्लियस है, आयनाइज किया हुआ न्यूक्लियस है। मतलब इसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको ऐसे बाहर साइड मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसमें अगर कोई अल्फा पार्टिकल कहीं जा रहा होगा ऐसे,
ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे डिफ्लेक्शन फील होगा, मतलब वो स्कैटरिंग वाला उसका जो एंगल यहाँ पे आपको मिलेगा। अब अल्फा पार्टिकल थोड़ा और अगर करीब से जाएगा तो थोड़ा एंगल और उसका बढ़ेगा, ठीक है। और अगर वो अल्फा पार्टिकल थोड़ा और यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से वो ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर यही अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया हेड ऑन कोलिजन करके तो वो रिटर्न जाएगा 180 डिग्री पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी एक्सपेरिमेंट के दरमियान स्टडी करी गई और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिली, दैट इज़ कि जो एंगल है इसको ही हम कहते हैं ना स्कैटरिंग एंगल, दिस इज स्कैटरिंग एंगल, है ना। स्कैटरिंग एंगल इज अ फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये है। और अगर आप यहाँ पे देखो स्कैटरिंग एंगल, तो इसका स्कैटरिंग एंगल तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अगर आप ये देखो दिस इज अ स्कैटरिंग एंगल ऑफ दिस, दिस इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ दिस, दिस इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ दिस, है ना। और अगर इसका स्कैटरिंग एंगल देखा जाए तो वो बेचारा ऐसे जा रहा था, है ना, और अभी वो रिवर्स जा रहा है, मतलब इसका स्कैटरिंग एंगल जो है वो 180 डिग्री पे है, किसका, इस वाले का, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, इसको बी कहते हैं। बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर। ये देख इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, हियर बी इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है ये, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the line of motion of charged particle, line of motion of alpha particle and the axis of nucleus, है ना। तो ये न्यूक्लियस की एक्सिस है, उससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो रहा है उस टाइम पे, जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो रहा है उस टाइम पे तुम्हारा जो स्कैटरिंग एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर becomes zero, then scattering angle is 180 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल का एक इक्वेशन दिया हुआ है जो cot θ/2 इज इक्वल्स टू 2b/r0, और यहाँ पर नंबर जो sin⁴ θ/2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो n एट एनी एंगल थीटा, जो हमने पीछे ग्राफ देखा था ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin⁴ θ/2, ठीक है। तो ये भी आपको रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो n1 θ1 अपॉन n2 θ2 इज इक्वल्स टू sin⁴ θ2 अपॉन sin⁴ θ1, मतलब है कि 1/2 इक्वल टू sin⁴ θ/2 अपॉन θ2 1/2, ठीक है। और ये b जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर, r0 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, और थीटा जो है वो तुम्हारा स्कैटरिंग एंगल है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड रिलेशन बिटवीन, ये सब प्रैक्टिकली प्रूवन है ना, स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। इसके डेरिवेशन अभी हमारा आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस है। सीसीए याद रखना, रेशियो वाले क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आ सकते हैं, ठीक है बेटा, डन है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वो रुदरफोर्ड ने कुछ ना कुछ कंक्लूजन दिए थे, क्या कंक्लूजन दिए थे वो देख लेते हैं। अच्छा चलो, स्कैटरिंग एंगल का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर आएगा स्कैटरिंग एंगल वाले ग्राफ का, है ना। कब पूछा था देख लो, अभी 2020 में पूछा था, है ना। चलो, अब रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन दिए। रुदरफोर्ड ने सारे कंक्लूजन जो दिए ना वो विथ रीज़न दिए, मतलब ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रुदरफोर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट, इसका मतलब जो तुम्हारा एटम है वो मोस्टली एम्प्टी है ना। द मेजॉरिटी ऑफ एटम इज एम्प्टी बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट आर इंसिडेंटिंग ऑन द गोल्ड फॉइल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड। तो ये यहाँ से
कंक्लूजन क्या निकला, रीजन क्या था, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्स undeflected, which means most of the atom is empty. Most of the atom is empty. तो पहली चीज बोली उसने कि जो एटम है वो एम्प्टी है, और एंड जो उसका पूरा मास है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated at the center of atom, and इस center of atom को which is called nucleus of atom. तो इसको नाम दे दिया गया क्या, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अभी यहाँ पे एक और चीज देखी गई कि भाई पॉजिटिव चार्जेस दूर भेज रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर रहा है. मतलब मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस. मतलब तभी ऐसा पॉसिबल. आप सोचो, दो पॉजिटिव चार्ज तो उसके पास भी, अल्फा के पास भी. अब वो दो पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा के है, ठीक है, अल्फा के जो दो पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का लग रहा है जबरदस्त. तो सोचो बीच में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा. तो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज of an atom is contained in a nucleus. तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे एटम का है वो पूरा न्यूक्लियस के अंदर कंटेन्ड है. और दूसरी उसने एक और चीज बताई कि एटम इज मेजॉरिटी या एटम इज न्यूट्रल. ये बात भी उसने बता दी. अब बोले नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे, तो उसने एक कॉइन किया कि भाई नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन एटम revolves in any orbit around nucleus. अब यहां पे फंस गया है ना. ये सबसे उसका कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि कोई भी ऑर्बिट तो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर चढ़ गई साइंटिफिक कम्युनिटी इस पे. इसने बोला कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है. भाई कोई भी ऑर्बिट में नहीं होगा. बोहर ने समझाया था हमें क्या, कि कोई भी ऑर्बिट नहीं होती. वो ऐसी ऑर्बिट में होगा जो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगी. अगर कोई भी ऑर्बिट में हुआ तो ये इसका जो ड्रॉबैक था ना, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल क्या था? ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल क्या था? ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल इज सिंपल. क्या कि भाई अगर मान लो ये तेरा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है. ठीक है सर. अब सोच ले, तेरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है और वो कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, और एक्सेलरेटिंग चार्जेस ऑलवेज गिव्स आउट एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से वो कंटिन्यूसली अपना पाथ जो है वो छोटा करता जाएगा, और स्पाइरल पाथ होकर इट विल एंड इनटू द न्यूक्लियस इटसेल्फ. मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते एक स्पाइरल पाथ लेकर सीधा न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, है ना. क्यों? बिकॉज साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या बोला कि भाई इफ इलेक्ट्रॉन्स revolves in any orbit around nucleus, then they will continuously
then they will continuously radiate energy in the form of radiation, due to which क्या होगा, its energy will be continuously reduced, resulting in the shrinking of the radius and will finally collapse into न्यूक्लियस। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, है ना, अगर ये घूमते घूमते आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें पता चली कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये रेडिएशन होता रहेगा। रेडिएशन होने की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा रेडिएट करेगा एनर्जी, अब एनर्जी रेडिएट की तो उसका रेडियस कम होता जाएगा, रेडियस कम होता जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इट वॉज डूम टू कोलैप्स। अब आए हमारे हीरो, कौन आए, बोहर। अब बोहर ने कुछ बातें बताई, है ना। बोहर हमारे कह रहे थे कि भाई रुदरफोर्ड की बताई हुई सारी बातें तो सही हैं, बस वो खाली ऑर्बिट के अंदर थोड़ा मात खा गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता। बोहर ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, तू सही कह रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में ही होगा, लेकिन दैट ऑर्बिट्स आर वेरी स्पेशल, है ना। वो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए उन्होंने और कुछ चीज़ें बताई हमें। क्या चीज़ें बताई बोहर ने, चलिए देखते हैं। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in a spatial orbit called stationary orbit। ये ऑर्बिट कैसी है, स्टेशनरी क्यों है? इन स्टेशनरी ऑर्बिट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, energy of electrons remains constant in this orbits। और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स का हम लोग कंसेप्ट वेव्स में भी पढ़े, राइट, जिसमें हम ऐसे करते हैं तो वो पूरे ऐसे लूप्स बनते हैं पूरे, है ना। वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होती है, तो वैसे ही स्टेशनरी ऑर्बिट्स के यहाँ पे कुछ उसने बात करी। और फिर उसने बताया कि भाई, और ये ऑर्बिट की बहुत ही स्पेशल बात है क्या, कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स in this orbit should always be an integral multiple of h/2π। मतलब h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मतलब कि सिर्फ ऐसी ही ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इस इक्वेशन को फॉलो करे, मतलब h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। किसने बोला ये? बोहर ने। अब बोहर की बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि बोहर की बातों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही थी। हाँ, बस बोहर की चीज़ें ये थी कि हाइड्रोजन के लिए वर्क कर रहा था, बोहर की चीज़ें हाइड्रोजन के लिए वर्क कर रही थी, लेकिन जैसे हम आगे वाली चीज़ों में जा रहे थे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे थे, आगे वाले एलिमेंट्स में गए तो बहुत हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए सही थे, इसलिए इसका भी ड्रॉबैक है। बोहर का ड्रॉबैक एक ही है, जब भाई बोहर की सारी चीज़ें हाइड्रोजन के लिए वर्क करिए, हाइड्रोजेनिक आयंस के लिए वर्क करिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ों के लिए सब सही है।
जैसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन से बाहर गए, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम ली तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें आने लगती है और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर ईजी रखने के लिए हम पहले सिर्फ हाइड्रोजन के एनालिसिस, हाइड्रोजन की स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में भी है। आपने देखा होगा हमारे सिलेबस में हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली बॉडीज़ की ही बात करते हैं। हम ज़्यादातर बहुत हाई-फाई चीज़ों की बात नहीं करते। ठीक है, तो जी सर, ओके, समझ गए, यहाँ तक होता है। अभी इसने बोला कि मेरे इस हाइपोथेसिस पे, मेरे इस पोस्टुलेट के बेस पर मैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में कुछ आइडिया दूंगा आप लोग को। तो उसने बोला चलो बताओ क्या आइडिया दोगे। तो बोले समझो कोई भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है Ze, जितना प्रोटॉन इसके सेंटर पे है, ठीक है, और सर इसका एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास घूम रहा है ऐसे, ठीक है, घूमने दो सर। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहा है, ठीक है। मान लो इसका रेडियस ये r है और ये एक इलेक्ट्रॉन उसका गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ठीक है सर। अभी लेट्स से है ना, इस तरह से कुछ घूम रहा होगा, फाइन। अभी इसके ऊपर बेटा कोई भी अगर सर्कुलर चीज सेंटर घूमती है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बाहर साइड, विच इज mv²/r। और इस बाहर साइड के सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? दिस वाज सेटिस्फाइड बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस वी कैन से दैट Fe इक्वल्स टू mv²/r। ओके सर, लेकिन व्हाट इज F? तो F इज इक्वल्स टू kq1q2/r², kq1q2/r², दैट इज इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है सर। सर k को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्या मेरा सेंटर के चार्ज का प्लस Ze है? बिल्कुल है। क्या सर मेरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैं मैग्नीट्यूड E बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो। डिवाइडेड बाय r², दैट इज इक्वल्स टू अगेन mv²/r, r से r गए। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द बोर्स हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस हम ये कह सकते हैं कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। तो क्या मैं वेलोसिटी को कह सकता हूँ nh/2πmr? डेफिनेटली कह सकते हैं। अगर सर इस इक्वेशन 1 को मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूं तो कैन आई गेट समथिंग? यस, डेफिनेटली विल गेट समथिंग। क्या मिलेगा? तो Ze²/4πε0r इज इक्वल्स टू m इंटू v², v² इज n² h²/4π² m² r²। ठीक है, अभी r से r गए, r से एक r गए। अब इस r को अगर बेटा मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो r, अच्छा है, 4 से 4 भी गया, यस सर। क्या पाई से सर एक और पाई जा रहा है? हाँ। क्या सर एक m से एक और m जा रहा है? यस। तो r इक्वल्स टू हमें मिलेगा बेटा n² h²ε0/πz me², n² h²ε0/πz me²। तो ये हो गया तुम्हारा nth रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तो यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज अवर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। ओके, चलो अब अगर हम देखते हैं रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, है ना, तो क्या होगी? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है? तो हमारा कुछ ऐसे आ रहा है सर, rnth इक्वल्स टू n² h²ε0/πz me²। ठीक है सर। अब बेटा यहां पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से थोड़ा, तो ये h कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ n²/z इंटू h²ε0/πme²। अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो ये 53 पिकोमीटर के आसपास आता है। और ये तेरा हो गया n²/z, और इसको हम प्यार से कहते हैं r0। तो ये बेटा मेरा हो गया r0 इंटू n²/z, दिस इज इक्वल्स टू माई rn। तो nth ऑर्बिट के रेडियस का ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको पूछा है सर हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट का बताओ तो रेडियस कितना आएगा? तो हीलियम के लिए z इक्वल टू 2 रखना है और सेकेंड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 2 रखना है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेकर बता देता हूँ, कैलकुलेट, और हाँ बता देता हूँ, चलो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ
हीलियम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई आर nth इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब आर नॉट की वैल्यू तो पूरे गांव को पता है 53 पिकोमीटर है। यस सर। अब बोलिए सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर और हीलियम का भी एटॉमिक नंबर जो जेड है वो 2 है हीलियम का। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो जेड है वो 2 है। तो ये हो गया तुम्हारा 53 पिकोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज 106 पिकोमीटर। तो 106 पिकोमीटर जो है वो रेडियस ऑफ हीलियम ऑर्बिट होगा। ठीक है, हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पे बेटा हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, और रेडियस ही नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे Zi जितना है ठीक है सर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ठीक है सर, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, उसको घुमा देते हैं ठीक है सर। अब क्या सर हम ये कह सकते हैं, क्या वी कैन से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जीज होगी, डेफिनेटली होगी, है ना। तो एक तो देखो फोर्स तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, उसका कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस क्या होगी, तो Pe इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर। अब K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या है, तो एक है Ze, एक है -E डिवाइडेड बाई आर। तो सर ये मेरे को क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या सही है, यस सर सही है। तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, डेफिनेटली हो गई। सर अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चलो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके बताओ। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होगी, लेट्स सी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बट क्या हमें तो एक चीज का फॉर्मूला पता है कि भाई मेरा mv स्क्वायर बाय आर जो होता है, mv स्क्वायर बाय आर जो होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता है विच इज k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक आर से एक आर गए, और एक और काम कर लो, यहाँ पे एक हाफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक हाफ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बन के आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze स्क्वायर बाई आर। सर डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पर बेटा मेरे को दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, जो एक मेरा फॉर्मूला जो है वो काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा मेरा फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का है। तो अगर आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ Pe अपॉन Ke क्या होगा, है ना। तो Pe अगर आप देखोगे तो Pe का फॉर्मूला है माइनस ऑफ Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अगर मैं अल्फा बोल दूं तो ये हो गया माइनस अल्फा, Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू अल्फा बोल दिया हमने। ठीक है, तो ये माइनस अल्फा हो गया, और Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यहाँ पे अगर मैं Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को अल्फा बोल दूं तो 1/2 अल्फा हो गया। मतलब ये 1/, मतलब ये अगर अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हो गया, तो ये हो गया अल्फा बाई 2। तो मेरा आंसर आ जाए -2:1। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, और इसी से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इसका आधा लेकिन पॉजिटिव 4 eV। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आनी है। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। हाफ एम वी स्क्वायर, वी में स्पीड है, एम में मास है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है और स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर निकल के आ गई सर। अब नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बाई टू विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा बाई टू। मतलब यहां पर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा, मेरा ये रहा जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और उसमें भी 1/2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है और मेरा आंसर अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है जेड स्क्वायर बाई माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज माई टोटल एनर्जी, दिस इज माई टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बेटा मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर बिगर पिक्चर पे देखूँ तो क्या काइनेटिक एनर्जी अल्फा बाई 2 थी और टोटल एनर्जी माइनस अल्फा बाई 2 आ गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में जितनी होगी उतनी ही नेगेटिव में टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव में नहीं हुई ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ इसीलिए क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है तो पकड़ के रखेगी। अगर पोटेंशियल से काइनेटिक ज़्यादा हो गई तो निकल जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, अपने न्यूक्लियस के आसपास से घूमना ही छोड़ देगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स दैट टोटल नेगेटिव एनर्जी indicates that electron is bounded. Electron is bounded. Total negative energy indicates that electron is bounded, and the ratio PE is to KE is to TE is equals to -2 is to 1 is to -1. -2 is to 1 is to -1. -2 is to 1 is to -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी अगर मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको वापस बताऊं तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में कुछ चीजें थी। क्या थी? जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी इसमें मैं कुछ चीजें करूं, इसमें मैं बोहर्स हाइपोथेसिस लगाऊं। अगर मैं अब बोहर्स हाइपोथेसिस लगाऊं क्योंकि मेरे को nth ऑर्बिट का फॉर्मूला चाहिए ना, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ पुटिंग आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। मतलब मैंने यहाँ पे लगाया बोहर्स हाइपोथेसिस एज पर बोहर्स हाइपोथेसिस। तो बोहर्स का हाइपोथेसिस अगर मैं बेटा यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मेरा इक्वेशन बन जाएगा एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बोहर वाली चीज़ यहाँ पे डाल दो, ये वाली एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड एम स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है चेक कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है सर। अभी कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ जेड स्क्वायर एम ई रेस टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये बोहर के अकॉर्डिंग आ गया। अब अगर बेटा यहाँ पे मैं देखूं तो मेरा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही वेरिएबल है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। चेक करो, क्या मुझे बताओ, क्या एम कांस्टेंट है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बदलता है? नहीं। क्या चार्ज की वैल्यू कभी जिंदगी में बदलेगी? नहीं। क्या 8 तो कांस्टेंट ही है? क्या एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कभी बदलेगा? नहीं। क्या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी? नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, और ये नेगेटिव में। अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू एस्टिमेट करता हूं तो माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आती है। तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब वहां पे जैसे हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी,
यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि कितना कांस्टेंट वहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब सर मुझे निकालना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स हाइपोथेसिस, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो v मेरा क्या होगा? nh अपॉन 2 पाई mr। अब r जो है वो मेरा क्या होता है? देखो पीछे यहाँ पे r क्या था अपना, आ जाओ। देखो रेडियस क्या था? r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड था। क्या था? r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, मेरा r हो गया। तो r ऑफ nth ऑर्बिट की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये r nth हो जाएगा, बाकी n ऊपर है ही। अब r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरी वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट निकल के आएगी nh अपॉन 2 पाई m इंटू r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अभी बेटा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक n से एक n कैंसिल, तो आपको मिलेगा z बाई n इंटू एच बाई 2 पाई m r नॉट। ना अब r नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 53 पिकोमीटर, है ना। h की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो सर यहां पे अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 6.28 होती है। अब बेटा ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट की तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना आएगा, कितना आएगा दिखा देता हूँ। देखो क्या आएगा, तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू ये बड़ा कांस्टेंट, ये जो सॉरी सम वेरिएबल इनटू बड़ा कांस्टेंट, ये बड़ा कांस्टेंट है v नॉट, और v नॉट की वैल्यू तुम्हारी होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी हो गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। ठीक है बेटा, डन है। अब nth ऑर्बिट के लिए क्या करना, अगर तेरे को एग्जांपल के तौर पे पूछ लिया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये होगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन द सेकेंड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट, ये निकालना है इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। तो रख दो इस फॉर्मूला में, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2 एंड हाइड्रोजन मतलब z इक्वल टू 1। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो v इन सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी है, विच इज 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सीधा v नॉट बाई एन, अगर हाइड्रोजन है तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, v नॉट बाई एन इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। देखो यहाँ पे बेटा 3 फॉर्मूला वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेस पर मैं आपको सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा। मतलब आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला पता है ना, आपका काम हो गया। 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक आर नॉट की वैल्यू 53 पिकोमीटर, दूसरी थी एनर्जी की वैल्यू -13.6, ई नॉट की वैल्यू, और ये वी नॉट की वैल्यू। वी नॉट की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 22 लाख मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, याद रखना 22 लाख मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है। अब अगर देखो इतनी चीजें पता है ना, इतनी चीजें सिर्फ तुझे पता है, मैं तुझे बहुत सारी चीजें आराम से फाइंड करके दिखा सकता हूँ। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं देख ले चल। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, कैन आई से दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन से गोल घूम रहा है ना, जेडी के न्यूक्लियस के आजू बाजू गोल घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। सो और हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तेरा डिस्टेंस एक चक्कर का है विच इज 2 पाई आर, तो तेरा जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड होगा। यस सर, ठीक है।
अब अगर मैं वेलोसिटी nth ऑर्बिट की बात करता हूं तो स्पीड जो भी होगी वो nth ऑर्बिट की होगी और रेडियस होगा वो भी nth ऑर्बिट का होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, और टाइम पीरियड भी nth ऑर्बिट का होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2 पाई r ऑफ nth ऑर्बिट अपॉन स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट। अब 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट देख लो, आ जाओ। हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या है r नॉट n स्क्वायर बाई z, और स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट क्या है अभी डिराइव किया v नॉट z बाय n। तो r नॉट n स्क्वायर बाई z और v नॉट z बाय n, r नॉट n स्क्वायर बाई z एंड v नॉट z बाय n। हाँ आ जाओ, तो यहां पे हम सीधा लिख देंगे ना क्या सर, r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z, और v की जगह पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे लिखेंगे v नॉट इंटू z बाई n, v नॉट इंटू z बाई n। अभी हमें तो सारी चीजें पता है, हमें तो सारी चीजें पता है, तो अगर मेरा जो टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट है तो कितना आ रहा है 2 पाई r नॉट बाई v नॉट इंटू n क्यूब बाई z स्क्वायर, 2 पाई r नॉट बाई v नॉट इंटू n क्यूब बाई z स्क्वायर। तो ये nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई r नॉट बाई v नॉट इंटू n क्यूब बाई z स्क्वायर। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो कहना इससे फ्रीक्वेंसी इन n ऑर्बिट इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 1 इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इन nth ऑर्बिट, which is equals to 1 upon 2 pi r naught into n cube and multiplied by v naught into z square. Now that is equals to, देख लो अब बेटा यहाँ पे देखो v नॉट की वैल्यू पता है, r नॉट की वैल्यू 2 पाई, तो ये पूरा जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है बेटा, जिसको हम f नॉट कहते हैं, तो ये जगह f नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अब मजे क्या आएंगे पता है इसके, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस बेटा रेशियो वाले आते हैं। तेरे को कुछ नहीं पता होना चाहिए, तेरे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये z और n का रिलेशन क्या है, z और n का रिलेशन क्या है। ज्यादातर चीजें हाइड्रोजन के बारे में होती है, तो एक सिर्फ z भी 1 हो जाता है वहां पे, और तब सिर्फ n बचता है। लेकिन अगर हीलियम का पूछ लिया तो क्या, तो इसकी वजह से मैंने ये z को रहने दिया है फॉर्मूलास के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेता हूं, रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा इसके। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, सो दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या होगी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, तो वो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर इज अगेन 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब। तो तेरा आंसर आएगा बेटा 8:1, है ना। तो जेड स्क्वायर एफ नॉट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप रेशियो लोगे तो जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n पे ही डिपेंड कर रहा है वैसे तो सिर्फ चेंज तो यही हो रहा है, n वाला ही चेंज हो रहा है। तो n2 का क्यूब अपॉन n1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एफ नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब इफ z इक्वल टू 1। ये फॉर हाइड्रोजन हो गया, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अगर बेटा हाइड्रोजन पूछा जाता है तो एफ नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब इफ जेड इक्वल टू 1। यहां पे भी अगर आपको पूछा जाता है कि एफ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी टी एफ नॉट का यार एफ एन कहेंगे इसको, एफ नॉट थोड़ी कहेंगे इसको, एफ एन कहेंगे, सॉरी नॉट एफ नॉट, तो एफ एन कहेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे टी एन होगा, नहीं एफ एन नहीं होगा, यहाँ पे टी एन होगा। ये इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब इफ z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। तो अब सीधा यहां तो तेरे को पूछेंगे तीसरी और चौथी, या दूसरी और पहली, या दूसरी और तीसरी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो पूछ लिया कि दूसरी और तीसरी ऑर्बिट का रेशियो निकालो टाइम पीरियड का, तो n1 क्यूब n2 क्यूब अपॉन n3 क्यूब, तो 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, दैट इज 8/27 वो रेशियो आएगा। तो बेटा इसमें रेशियो के क्वेश्चन पूछने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं,
ठीक है, आप लास्ट में इसको पूरा कैटेगराइज कर लेना कि एन क्यूब के या एन के कौन से पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जेई मेंस के अंदर भर भर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं इसके, ठीक है, कौन से पावर पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नाउ वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा ऑफ nth ऑर्बिट भी क्या होगा 2 पाई एफ ऑफ nth ऑर्बिट। सो कैन आई से दैट ओमेगा n इक्वल्स टू 2 पाई एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। बट वॉट इज 2 पाई एफ नॉट विच इज ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है बेटा, डन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन z equals to 1, so omega in nth orbit is inversely proportional to n cube। ये हाइड्रोजन की बात हो गई, ये जनरल बात हो गई किसी भी एलिमेंट के लिए। दिस इज फॉर एनी एलिमेंट, दिस इज फॉर एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट के लिए। दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन, z equal to 1। Now current due to the electron in the nth orbit, now we know that current I is equals to Q by T or E by T which is equals to EF। तो electric charge into frequency। Now I of nth orbit is equals to electricity into F naught, क्या था देखो, F naught into Z square by N cube, एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई, देखो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब की बिरादरी में कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, करंट हो गया, सब जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये बेटा मेरा हो जाएगा ई एफ नॉट इज व्हाट आई नॉट, तो इट इज आई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इज इक्वल्स टू आई ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट तो ये हो गया फॉर एनी इलेक्ट्रॉन और फॉर एनी एटम, दिस इज फॉर एनी एटम। एंड अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूं तो फॉर हाइड्रोजन बात की जाए तो बेटा फॉर हाइड्रोजन ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यू सिंस Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात हो गई हाइड्रोजन की, सॉरी ये बात हो गई हाइड्रोजन की। ठीक है बेटा, डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, वो काफी सारी चीजें मैं करा सकता हूं इसमें। देख मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है IA, तो म्यू इक्वल टू IA। अब करंट I क्या था I नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, यस। अब एरिया इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, तो I nth ऑर्बिट R nth ऑर्बिट, तो R nth ऑर्बिट का R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। अब तो याद है ना अपने को, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा जब आप मैग्नेटिक मोमेंट m ऑफ nth ऑर्बिट फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा I नॉट, अच्छा पाई भी था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई बाहर ले लेते हैं, तो I नॉट पाई R नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू एन स्क्वायर बाई सॉरी n रेस टू 4 बाई, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना, तो होगा n रेस टू 4 बाई जेड स्क्वायर। अब मजे क्या है, मजे ये है कि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होगा, एन क्यूब से एन बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो म्यू एन इज इक्वल्स टू ये जो आई ए नॉट, तो विच इज म्यू नॉट हो गया मल्टीप्लाइड बाय एन। मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको मिल रहा है, एन के सिंगल पावर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगी उसके साथ लीनियरली बढ़ सकता है। देखो मेरे जैसा आदमी क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो यहाँ पे देखो ग्राफ दे सकता हूँ कि चल भाई तू बता मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एन का ग्राफ क्या होगा। आपको लगा ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एन, साला क्या रिलेशन होगा। बट इफ यू नो दिस कि भाई nth ऑर्बिट, अगर एन इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट का सीधा रिलेशन इस पे, तो ग्राफ कैसा आएगा तेरा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। अब ग्राफ तो कोई भी पूछ, इसमें मैं हर एक चीज में ग्राफ बना सकता हूँ भाई, इधर मैं सारे ग्राफ बना सकता हूँ। 1 बाय एन क्यूब का रिलेशन है, अब 1 बाय एन क्यूब का रिलेशन है मतलब ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इसका ग्राफ भी ऐसे हो जाएगा, 1 बाय एन क्यूब का रिलेशन है ना। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका सीधा एन क्यूब का रिलेशन है तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, है ना।
तो ये भी 1/n³ का रिलेशन, इसका ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बेटा ग्राफ तो हम कैसे भी बना सकते हैं, है ना, वो अपने पे है, अपने को ग्राफ के बेसिक चीज़ें सारी पता है, अब उसको सिर्फ अपने को एक पॉइंट पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिज़ाइन करने की कोई सीमा नहीं है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन डिज़ाइन करने की कोई सीमा नहीं है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब nth ऑर्बिट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, बेटा घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B इक्वल्स टू μ0I/2r, μ0I/2r, ठीक है। तो अब B nth जो हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I nth अपॉन 2 इंटू R nth। अब I nth क्या था तेरा, Z²/n³ देख लो कहां गया, अरे नीचे का ना, Z²/n³ था ना, I nth क्या होगा, I0 Z²/n³, I0 Z²/n³, तो μ0 I0 Z²/n³ बाई 2 और R nth का हो जाएगा R0 इंटू n²/z। तो अगर देखोगे बेटा यहाँ पे, तो तेरे को ये तेरे वेरिएबल है, दीज आर ऑल योर वेरिएबल्स और बाकी सारा कांस्टेंट है, मतलब μ0 I0/2 R0 इज B0 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है Z3/n⁵, n के 5th पावर पे डिपेंड कर रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, n के 5th पावर पे डिपेंड कर रही है, तो B0 Z3/n⁵, B0 Z3/n⁵, तो इट डिपेंड्स ऑन Z का 5th पावर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बेस पर भी क्वेश्चन बढ़िया आ सकता है, क्योंकि 5th पावर है ना, तो कोई सोचेगा भी नहीं साला 5th पावर पे कैसे डिपेंड कर गई, लेकिन आप जब निकालोगे तो पता चलेगा कि भाई फॉर हाइड्रोजन अगर हम Z = 1 रखते हैं तो ये हमारी चीज़ें आ जाती है, डिपेंड्स ऑन 1/n⁵, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एक टेबल, एक चार्ट बना लेना और अच्छे से आप इसको डन कर लेना, राइट। हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, है ना। सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 34। सी इन द लेक्चर नंबर 35 विल कंक्लूड द एटम्स इन द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।